हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बच्चों, आपका 11वीं क्लास आपके स्टार्ट हो चुकी है ना। तो खूब जोश से, मेहनत से हमको ये पूरे 2 साल 11th और 12th अपनी पढ़ाई करनी है, जिससे कि जैसे ही 12th एग्जाम हो हम कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके, क्लियर करके जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सके ना। तो देखिए, आपका ये जो 11th का सिलेबस है, इसको हम यहाँ ये अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको मिला है यूट्यूब, इससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देखिए आज की जो वीडियो है या आने वाले कुछ हमारी जो वीडियोस हैं, इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिकल टूल्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये मान के चलिए आप शुरू के 15-16 वीडियोस में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ये सर जो है ये बाकी में क्या फिजिक्स पढ़ाएंगे हम, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स मतलब प्योरली हम लोग जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन और ये ऐसा आप अपना जो सिलेबस देखोगे, जो 11th क्लास का सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो मेंशन सिलेबस है, उसमें कहीं भी आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जैसे हम लोग हैं बहुत टाइम से 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है कि बच्चा जब 10th क्लास पास करके आया है तो वो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स सीख कर तो आया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं ना, कुछ ऐसे टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स जो उसको नहीं आते, और जिनकी हमको अपनी जैसे ही हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो हमको जरूरत पड़ेगी उसकी। अब ये बात भी देखिए, आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए ना मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहा जाता है दैट लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। आप फिजिक्स में कोई भी एक लॉ या कोई फिनोमिना आपने पढ़ा, उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्वालिटेटिव मतलब उसका इन वर्ड्स आपने उसको डिफाइन तो कर दिया, लेकिन अगर किसी भी चीज को आपको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना है, उसी प्रिंसिपल को, उसी फिनोमिना को आपको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना है, तो आपको नंबर्स, इक्वेशंस, है ना, मैथमेटिकल टेक्निक्स, टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब एक तरह से कहा जाए साधारण शब्दों में, तो फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। अगर आपको कोई भी कुछ भी एक्सप्रेस करना है, कुछ भी लिखना है, किसी भी लॉ को रिप्रेजेंट करना है, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशंस, नंबर्स के थ्रू है। तो मैथमेटिकल टेक्निक्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो हमारे लिए इनको बहुत अच्छे से हमको समझना है, बहुत अच्छे से हमको इनको सीखना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि बच्चे अगर कहीं लैग करते ना, फिजिक्स से डरते भी हैं, तो वो डरते इसी वजह से हैं बिकॉज उनको मैथमेटिक्स जो है वो उतने अच्छे से उसको मैथमेटिक्स को रूट से नहीं समझते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकल टूल्स में देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ सर्टेन फंक्शंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो किसी भी एक गिवन क्वांटिटी को थ्रू ग्राफ रिप्रेजेंट करना ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। वैसे भी देखिए कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, एक फेमस कोट है दैट अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। मतलब अगर आप किसी चीज को डायग्रामेटिकली थ्रू सम पिक्चर और ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस क्वांटिटी या उस फिनोमिना के बारे में 1000 शब्द जो है वो शायद उस फिनोमिना को, उस प्रिंसिपल को, उस बात को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझा पाएंगे। आपको वो 100 वर्ड्स भी इनकेपेबल होंगे उस फिनोमिना को, उसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने में, जबकि एक पिक्चर, एक डायग्राम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब किसी एक चीज को शब्दों से अच्छा है कि हम उसको पिक्चर, डायग्राम्स के थ्रू समझें। तो इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बताया कि किसी भी एक गिवन क्वांटिटी को, गिवन फंक्शन को हमको क्या करना है, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है।
कि वो क्वांटिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, कैसे वो चेंज होती है, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इन सब चीजों को थ्रू ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही इसी में हम एक और नई टर्म सीखेंगे, शायद आप में से कुछ बच्चे जो है उन्होंने पढ़ा भी हो, स्लोप। स्लोप क्या होता है, और फिर स्लोप से ही ये हमारे पास एक नया कंसेप्ट आएगा जो हम अपने आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है ये मैथमेटिकल टेक्निक है ना, कैलकुलस का पार्ट है। एक तरह से कहा जाए डिफरेंशिएशन जो है वो हमको ये बताता है कि कोई भी एक गिवन क्वांटिटी जो है ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे, कि क्वांटिटी जो है वो कुछ और क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है ना। तो एक क्वांटिटी अगर किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उस क्वांटिटी के साथ में उसका वेरिएशन किस तरह से है, ये हमको डिफरेंशिएशन बताता है। चलिए, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ये चीजें जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन तक पहुंचेंगे ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन फंक्शन एंड क्वांटिटीज, और फिर वहीं से हम सीखेंगे कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली स्लोप जो है वो कुछ नहीं बल्कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ठीक है, अभी अगर कोई चीज कोई फ्रेज आपकी समझ में नहीं है तो लिव इट, अभी वो धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊंगा, मैं आपको आने वाले 15-16 लेक्चर्स का ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना किसका है, हमको क्वांटिटीज का करना है ना। क्वांटिटीज, अब जैसे मैंने ये टर्म, ये शब्द बोला क्वांटिटी, तो आपके दिमाग में कुछ और वर्ड्स आए होंगे कि आपने पढ़ा फोर्स इज अ क्वांटिटी, आपने पढ़ा वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी, स्पीड इज ए क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ना, डेंसिटी, मास, प्रेशर, एरिया, लेंथ, विड्थ, हाइट, ना जाने कितने नाम आपने सुने। और ये सारी जो टर्म्स मैंने बताई, ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोले हैं अभी, इन सबको कॉमनली हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं जो कहलाती है क्वांटिटी। मतलब ये सभी क्वांटिटीज हैं। क्या आप क्वांटिटी की डेफिनेशन मतलब किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम क्वांटिटी को बता सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन दिस टर्म क्वांटिटी? हम कह तो रहे हैं कि जो भी हमने बोले फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्वांटिटीज हैं, लेकिन एक्चुअली क्वांटिटी होती क्या है? What do we mean by a quantity? देखिए, क्वांटिटी कहा जाता है, एक सिंपल जनरल हम डेफिनेशन दे सकते हैं क्वांटिटी के लिए कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसका मेजरमेंट आप कर सको, जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सको। कोई मेजरमेंट करने का तरीका कोई भी हो सकता है, कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड और गैस, उसको हम एक लीटर यूनिट है उससे मेजर करते हैं। मास मेजर करना है तो फिजिकल बैलेंस मतलब तराजू लेते हैं, वेट्स लेते हैं, उससे यूज करके हम मास को मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करनी है तो कोई मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल लेके। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फिजिकल मेथड हो सकता है जिससे हम क्वांटिटी को मेजर करें, लेकिन कोई भी ऐसी चीज इस यूनिवर्स में जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिसको मापा जा सके, जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सके, वो क्वांटिटी कहलाती है। तो फोर्स मेजर कर सकते हैं, hence it is a quantity. Acceleration of an object can be measured, hence it is a quantity. Length of this room can be measured, hence it is a quantity. इसके हाइट मेजर कर सकते हैं, इस रूम की विड्थ मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्वांटिटीज हैं। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसने जो पाथ ट्रेस किया, उसकी लेंथ, डिस्टेंस, उसको मेजर किया जा सकता है, तो ये क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसको मेजर किया जा सकता है, ये क्वांटिटीज है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, और मेजर करने का मतलब है टू एक्सप्रेस दैट थिंग इन नंबर्स, उस चीज को, उस थिंग को नंबर्स में एक्सप्रेस करना। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा मेजरमेंट कहलाता है, और जिसको मेजर कर सके वो क्वांटिटी। अब किसी भी क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमको ये देखना है कि वो क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है
है ना, वो क्वांटिटीज किन चीजों पे डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज अ क्वांटिटी विल डिपेंड। तभी तो हम बताएंगे कि भाई जब हमको ये पता होगा कि वो क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तभी तो हम डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इन फैक्टर्स के साथ में इसका वेरिएशन कैसा होगा, इन फैक्टर्स को चेंज करने पर इस क्वांटिटी में क्या चेंज होगा, वही हम बताएंगे डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो देखिए कॉमन सेंस है, मतलब कॉमनली अभी तक हमने जो भी अप टू 10 पढ़ा है वहां से हम ये कह सकते हैं, हमने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी एक क्वांटिटी है ना कुछ और 1, 2, 3 या n नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। जैसे यहां पे मैंने लिखा Q इज अ क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ A, B एंड C। A, B, C भी कुछ क्वांटिटीज है और Q जो है वो A, B और C के प्रोडक्ट के बराबर है। मींस अगर मैं इनमें से तीनों में से A, B, C या तीनों को या किन्हीं दो को अगर मैं चेंज करता हूं तो Q की वैल्यू भी चेंज होगी ना। तो Q जो है इट इज डिपेंडेंट, Q द मैग्नीट्यूड ऑफ Q और द वैल्यू ऑफ Q इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ A, B एंड C। तो Q हमारी एक ऐसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो इन A, B, C क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। ऐसे ही हमेशा हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी एक गिवन क्वांटिटी जो है वो एक सेट ऑफ अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी। एग्जांपल के लिए जैसे हमने फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो यहां पे हम कह सकते हैं फोर्स हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो इन दो अलग अलग क्वांटिटीज मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में मास को इंक्रीज करोगे, एक्सेलरेशन इसको कांस्टेंट रखिए, मास को इंक्रीज करिए तो फोर्स इंक्रीज होगी, मास को डिक्रीज करेंगे फोर्स डिक्रीज होगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन को वेरी करेंगे, फोर्स में वेरिएशन होगा। तो कहीं ना कहीं फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास पर और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है। इन दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को वेरी करने पर फोर्स में वेरिएशन होगा। इसी तरह से हमने पढ़ा 9th क्लास में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट force between any two masses, the force acting, gravitational force acting between any two masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of separation distance। कि अगर हम ये दो मास ले लें M1 और M2 तो ऑब्जर्व ये किया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे और ये फोर्स एक मास जो दूसरे मास पर एक्सर्ट करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स कितनी आती है Gm1 M2 अपॉन r², जहां पर r दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का, दोनों पॉइंट मासेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है और M1 M2 उनके मासेस है। ये जो G है, कैपिटल G, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है जिसकी वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर डी। तो कहीं ना कहीं फोर्स इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है ना। फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स जो क्वांटिटी है वो M1 पे डिपेंड कर रही है। M1 को वेरी करें तो फोर्स वेरी करेगी, M2 को वेरी करें तो फोर्स वेरी करेगी, या इनके सेपरेशन डिस्टेंस R को वेरी करें तो फोर्स वेरी करेगी। तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीस क्वांटिटीज, मींस फोर्स इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन universal gravitational constant capital G that depends on M1 mass of first object, mass of second object and also depends on the separation distance between the two masses। ठीक है, और हमने पढ़ा कि किसी भी एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी एक कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने और रेजिस्टेंस कितना है कंडक्टर ना। अगर तो यहां पे हम कह सकते हैं I इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, I is a quantity which depends on the potential difference between the ends of conductor and resistance of the conductor, है ना। तो इसी तरह से ये 2-3 हमने एग्जाम्पल लिए, आप ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल रिमेंबर कर सकते हो अपनी पिछली क्लासेस में जो आपने पढ़ा है, जहां पर एक क्वांटिटी जो है वो बहुत मतलब 2-3 या डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटिटीज पर, मतलब सेट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारी ये जो जनरल का हम एक रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी हमारी डिपेंडेंट है
डिपेंडेंट मतलब जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, उस डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहेंगे फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये बाकी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि ये क्वांटिटी की वैल्यू या मैग्नीट्यूड क्या है ना। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहेंगे फंक्शन, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है जिन पे डिपेंड कर रही है उनको हम कहेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, उनको हम कहेंगे वेरिएबल्स को। जैसे Q इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल A, B, C। Gravitation force between two masses is a function of variable m1, m2 means variable m and r. Force acting on an object is a function of variable mass and acceleration. Current flowing in a conductor is a function of variable potential difference and resistance, and so on. ऐसे और नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी एक फंक्शन को हमको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक फंक्शन का ग्राफिकल वैल्यूएशन शो करना है ना, डायग्राम बना के शो करना है, डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कि एक फंक्शन अपने किसी भी एक वेरिएबल पर, जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज पर वो डिपेंड कर रहा है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है और उस वेरिएबल के साथ में फंक्शन का वैल्यूएशन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। फंक्शन लेना है, कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है और ये बताना है कि फंक्शन उस वेरिएबल पर किस तरह से डिपेंड करता है, फंक्शन का वैल्यूएशन उस वेरिएबल को इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर कैसे होगा, किस तरह से फंक्शन चेंज होगा, मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या जो भी चेंजेस आएंगे फंक्शन में वेरिएबल को चेंज करके। ठीक है, कैसे बताना है? बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ आप सभी लोग समझते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है ना, सभी बच्चे सीख कर आए हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है कि ये जो हमारा प्लेन है, बोर्ड वाला प्लेन या जो पेपर वाला प्लेन है आपका, उसको हम उस पर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे जिनको हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जनरली एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल एक्सिस को हम कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो भी आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी है मतलब फंक्शन है, उस फंक्शन को आपको लेना है वाई एक्सिस पर, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस पर, और जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल को आपको उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी वैल्यूज को कंसीडर करना है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और फिर आपको ये देखना है कि करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज के लिए फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फंक्शन की वैल्यूज क्या आएंगी, और फिर उन्हीं वैल्यूज को यूज करके हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कंसीडर करते हुए। ठीक है, वी विल रिप्रेजेंट दी डिफरेंट फंक्शंस, दी graphically we will represent their variation with respect to the variables on which they depend। ना किसी भी एक फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे कि अपने वेरिएबल के साथ वो किस तरह से चेंज होगा।